नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए विषय पर चर्चा करने। आज हम चर्चा करेंगे श्रम कानून के विषय पर, और इस विषय पर चर्चा करने हमारे साथ हैं रिटायर्ड लेबर जज श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ये एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है और आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से सीधा संपर्क कर सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है श्रम कानून, इस विषय पर आपको उचित मशवरा हमारी विषय विशेषज्ञ देंगी। टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। आप जानते ही हैं कि हमारे आसपास अलग अलग श्रेणियों के लेबर्स होते हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ अगर कोई विधिक अन्याय होता है तो उनके लिए एक अलग से न्यायिक व्यवस्था की गई है और जो संचालित होती है श्रम कानूनों के तहत। ये बहुत ही विस्तृत होता है, चर्चा करते हैं, जानते हैं विस्तार से। लेकिन सबसे पहले मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लेबर को किस तरह परिभाषित करेंगी। श्रमिक कौन होते हैं आसान शब्दों में? श्रमिक का आशय ये है कि कोई कुशल व्यक्ति, जी कुशल में वो टेक्नीशियन भी आते हैं, जी जी वह व्यक्ति किसी संस्थान में अगर काम करते हैं और उन्हें यदि 1 लाख रुपए पेमेंट भी मिलता है पर मैनेजर कैपेसिटी में नहीं आते हैं तो वे सब व्यक्ति श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। ओके जी। तो वो अगर किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं या वो कहीं पर मैन पावर के तरह काम कर रहे हैं या एक डेजिग्नेटेड पोस्ट पर भी हैं, तो वो एम्प्लॉयर के सामने एक श्रम की कैटेगरी में ही श्रम कानूनों के सारे हितों का लाभ क्लेम कर सकते हैं। हाँ, ये रिस्ट्रिक्शन है कि वह व्यक्ति किसी की छुट्टी सैंक्शन नहीं कर सकता हो, किसी का ट्रांसफ़र टर्मिनेशन नहीं कर सकता हो, मतलब मैनेजर कैपेसिटी का कोई काम नहीं करता हो तो वह श्रमिक की श्रेणी में आएगा। यदि वो करता है तो फिर श्रमिक नहीं कहलाएगा। ये तो बहुत ही बारीक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया कि अगर वो मैनेजर की कैटेगरी का नहीं है तो फिर वो श्रमिक है। तो ये बताएं कि फिर और एम्प्लॉयर को किस तरह आप परिभाषित करेंगी? जैसे ये तो आपने मैनेजर का और लेबर का फ़र्क बताया। एम्प्लॉयर तो यदि किसी संस्थान में 10 या 10 से अधिक कर्मचारी हैं और वहाँ का जो मालिक है वो इन कर्मचारियों से शारीरिक मानसिक कोई काम लेता है और उसके बदले में उनको पेमेंट देता है, जी जी, तो वह नियोक्ता कहलाएगा और उसके अंडर ये सब लोग काम करेंगे। जी 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 जी। तो आपका क्योंकि इतना लंबा अनुभव रहा है बीइंग अ लेबर जज, आपके सामने किस तरह के प्रकरण आते होंगे? क्या लोग अवेयर होते हैं उनके अधिकारों को लेकर? वास्तव में जो श्रमिक हैं वो बहुत सारे श्रमिक ऐसे हैं जो अवेयरनेस नहीं है उनमें और उनको जो ग्रीवेंस रहता है वो किसी से कह भी नहीं पाते हैं और उस ग्रीवेंस का लाभ नियोक्ता उठा लेता है। जैसे उनकी छुट्टी सैंक्शन होना चाहिए, नहीं हो रही है, उनको मेडिकल मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, जी जी, उनका इंश्योरेंस होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, उनको प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, ग्रेजुटी नहीं मिल रही है, तो वो बेचारे परेशान होते रहते हैं पर फिर उनको लाभ नहीं मिल पाता है। उनकी अवेयरनेस के लिए सबसे अच्छा इंस्पेक्टर रहते हैं, लेबर इंस्पेक्टर, वहाँ वो जा सकते हैं। संस्थान में नियोक्ता को एप्लीकेशन दे सकते हैं। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो लेबर कोर्ट में डायरेक्ट भी आ सकते हैं। लेबर कोर्ट में डायरेक्ट भी आने के प्रावधान है? प्रावधान है कि आ सकते हैं डायरेक्ट। जी जी जी। जैसे ये जो ऐसे कुछ लेबर्स होते हैं जो बिजली का काम करते हैं या इसी बीच में हमारे साथ नंद स्वरूप मिश्रा हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, वो जुड़ रहे हैं टेलीफोन के माध्यम से। हेलो, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से जी। मैं जानना चाहता हूँ कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में उसके बच्चे अनाथ हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो जिनका साया हट गया, तो ऐसी दशा में छोटे छोटे बच्चों का किस प्रकार से उसका लाभ मिल सकता है कानून श्रम के तहत? जी, ये जो कार्य करते थे इनका कार्यस्थल क्या था सर? फैक्ट्री में काम करते थे वो। क्या जवाब देना चाहेंगे आप मैम इसका? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है
जो किसी फैक्ट्री में कार्य करता था और वहाँ पर उनकी कार्य के दौरान अगर मृत्यु हो गई है तो उनके बच्चे जो उन पे डिपेंडेंट थे उनको किस तरह का लाभ मिल सकता है? उनके बच्चे जो डिपेंडेंट थे वह कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम में एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कोर्ट में आ सकते हैं और फिर उस एप्लीकेशन के माध्यम से सामने वाले को सुन के और कोर्ट डिसाइड करती है और पेमेंट क्षतिपूर्ति राशि भी उनको मिल सकती है। जी, और जी। वास्तव में मिलती भी है, मतलब मोर देन 80% केसेस में तो मेरा खुद का अनुभव है जी। कि क्षतिपूर्ति राशि उनको दी गई है। जी 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 जी। तो इसके लिए क्या उनके पास इस तरह के एविडेंसेस होना चाहिए कि किसकी नेग्लिजेंस से उनकी मृत्यु हुई है? हाँ, ये तो बताना पड़ेगा उनको, क्योंकि नियोजन के दौरान ये शब्द जरूरी है। अगर वो वहीं फैक्ट्री में ही काम कर रहा है तो नियोजन के दौरान ही है, और यदि वो फैक्ट्री आने के लिए मतलब कार्यस्थल पर उस समय आने के लिए भी आता है तो भी वह इस श्रेणी में आएगा और उसको कंपनसेशन मिल सकता है बच्चों को, उसके वारिस को। जी 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 जी। ये था आपके क्वेश्चन का आंसर नंद स्वरूप मिश्रा जी। लेकिन जो भी कोई व्यक्ति अगर या तो अपने एम्प्लॉयर के आदेश के अनुसरण में या फिर वर्क प्लेस पर आदेश का काम करते हुए अगर इस तरह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो कर सकते हैं। जी जी। पर मैम ऐसे में वो एविडेंस कैसे प्रस्तुत करते होंगे, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा जो Death हो सेटअप गई है हाँ, वो तो एम्प्लॉयर का ही है। नहीं, एम्प्लॉयर का तो है, पर वो अपने घर से एम्प्लॉयर के यहाँ आने के लिए निकला है ना। वो एम्प्लॉयर के यहाँ ड्यूटी, जैसे उसकी 8 बजे से ड्यूटी है, वो 7:30 पे निकला, उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ आदेश किए हैं ऐसे, और वो सिर्फ उसी के लिए निकला है जॉब पे आने के लिए, तो फिर वो उसको लाभ मिलेगा। उसके बच्चे ये एविडेंस तो देंगे ना कि मेरे पापा इतने बजे ड्यूटी के लिए निकले थे, वाइफ देगी, और जो बाकी और उसके साथी मजदूर हैं वे देंगे, तो इसका लाभ फिर मिल सकता है। जी जी जी। तो मैम सामान्यतः कितने टाइम ड्यूरेशन में लोगों को रिलीफ मिल जाता होगा? ये प्रकरण लेबर कोर्ट में कितने टाइम में सम अप होता है? वैसे तो इसमें 2 तरह का है। एक मेमोरेंडम रहता है जो नियोक्ता और जो कर्मचारी हैं जी, जी। या उसके वारिस हैं, जी। वो अगर मिल के एप्लीकेशन देते हैं तो वो 3 महीने में डिसाइड हो जाती है, कंपनसेशन गणित करके देते हैं। और यदि कोर्ट में पेश किया है दावा तो उसमें टाइम तो लगता है, आप हम सब जानते हैं, वकील साहब लोग रहते हैं, बाकी सर्कमस्टेंसेस और भी ऐसी रहती हैं जिनमें समय लग सकता है, छुट्टी है या और कोई कारण है, पर फिर भी कोर्ट ये तय करती है कि जल्दी से जल्दी इनका निराकरण हो सके। स्पेशली वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में तो करती है। जी। और मैम एक सवाल और मेरे मन में हमेशा से रहा था, आज अवसर मिला है तो आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे जनरली हम कंज्यूमर फोरम्स में जाते हैं तो वहाँ पर जो कंज्यूमर होता है वो अपनी प्रॉब्लम या ग्रीवांस जो उसको सर्विसेज में प्राप्त हुई हैं वो बोलने के लिए एक सिंपल एप्लीकेशन का फॉर्मेट ही काफ़ी होता है, और जो चेयरपर्सन होते हैं वो उनको सुनते हैं और निराकरण करते हैं। फिर उसके बाद अगर उन्हें प्रॉब्लम आती है तो फिर वो अपील में जाते हैं। क्या लेबर्स को भी जो शुरुआती एप्लीकेशंस होती हैं उसके लिए अधिवक्ता की ज़रूरत होती है, या वे स्वयं ही लेबर कमिश्नर के समक्ष जाकर अपनी ग्रीवांस बता सकते हैं? देखिए, हर लेबर या हर आम आदमी सारे कानून नहीं जानता है, और उससे संबंधित जो कानून है उसमें भी वो पूरी जानकारी नहीं रखता है। तो अगर वो वकील साहब के माध्यम से जाएगा तो बहुत अच्छे से अपना मुकदमा ये कर तो सकता मानी बात है। जी जी। और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में वो डायरेक्ट भी दे सकता है, बीमा एक्ट में डायरेक्ट दे सकता है। जी जी। और औद्योगिक विवाद अधिनियम में भी एएलसी के यहाँ जाके वो फिर एप्लीकेशन दे सकता है, वो रेफर करके यहाँ भेजते हैं लेबर कोर्ट। जी जी जी। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप डायरेक्टली अप्रोच करने के बदले अगर अधिवक्ता के माध्यम से जाएंगे तो आप ज़्यादा स्पेसिफिक अपनी बात को और अपनी ग्रीवांस को रख सकेंगे। लेकिन शुरुआत वो वहीं से करे जहाँ से उसको वो हानि पहुँची है, वो ज़्यादा ठीक रहता है। जी जी जी। तो मैम फिर उसमें भी प्रॉपर चैनल होता होगा, अगर आप एक प्रॉपर चैनल बताना चाहें कि जैसे कोई सबसे पहले जिसने उसे एम्प्लॉई के थ्रू जो उसको हायरिंग हुई है या इंगेजमेंट हुआ है या उसकी नियुक्ति हुई है तो वो सबसे पहले उनकी जानकारी में लाए, फिर उसके बाद उसे कहाँ जाना चाहिए उनकी अगर जानकारी वहाँ से में लाभ नहीं मिल पा रहा है? उनकी जानकारी में लाने के बावजूद भी अगर कोई लाभ नहीं मिलता है उसको, तो फिर वो एएलसी के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के एप्लीकेशन दे सकता है, स्पेशली औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत। एएलसी दोनों पक्षों को सुनते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत जी। दोनों पक्षों को सुनते हैं। अगर लगता है कि समझौता हो सकता है तो वही समझौता भी करवा लेते हैं, नहीं होता तो कोर्ट में रेफर कर देते हैं। अच्छा, उनके रेफरेंस पर फिर रेफरेंस पे आईडीआर के केसेस चलते हैं, और बाकी डब्ल्यूसी एक्ट, ईएसआई एक्ट,
ग्रेजुटी एक्ट, इसमें ग्रेजुटी एक्ट ALC के पास है, तो वो डायरेक्ट वकील साहब के माध्यम से भी जा सकता है, खुद भी जा सकता है। यानी ऐसा कुछ भी बंधन नहीं है? हाँ, बंधन नहीं है, हर एक्ट में अलग अलग प्रावधान हैं। जी 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 जी। इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम भारतीय कानून में जो श्रमिकों के प्रावधान किए गए हैं उनके हितों के लाभ के लिए, तो आप क्या बताना चाहेंगे, कौन कौन से कानून हैं जिसकी जानकारी हर एक श्रमिक को एटलीस्ट होना ही चाहिए जब भी वो कहीं पर ज्वाइनिंग करता है? देखिए, सबसे पहले तो उसको अगर समान श्रमिक पारिश्रमिक अधिनियम है, जिसमें उसको महिला और पुरुष को नियोक्ता ऐसा ना करे कि अलग अलग जेंडर के हिसाब से उसको पेमेंट अलग अलग दे। जी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जी हाँ, वो होना चाहिए। और मजदूर को यह भी मालूम होना चाहिए कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत कितनी मजदूरी तय है। वास्तव में लेबर कमिश्नर के यहाँ से हर 6 महीने में मजदूरी की लिस्ट जारी होती है। अच्छा। तो वो लिस्ट के हिसाब से एम्प्लॉयर का ये दायित्व है कि वो पेमेंट करे, अपडेट करते हैं। हाँ जी। पर वो नहीं करते हैं, बहुत जगह, क्या 80% जगह नहीं करते हैं, तो वो फिर शिकायत कर सकता है, ALC के यहाँ जाके कर सकता है, कोर्ट में कर सकता है, दावा लगा सकता है मतलब, और फिर उस पर कार्रवाई हो सकती है। मजदूरी भुगतान अधिनियम में कि मजदूरी तो दे रहे हैं उसको, पर मजदूरी कम दे रहे हैं, न्यूनतम मजदूरी समझ लीजिए उतनी दे रहे हैं, पर वो टाइम पे नहीं दे रहे हैं जी। समझ लीजिए जिनको 3000 तनख्वाह मिल रही है उनको 5 तारीख को देना चाहिए, जिनको 3 से ऊपर मिल रही है उनको 10 तारीख तक देना चाहिए। हाँ। पर नहीं करते हैं ऐसा। हाँ, तो फिर वो सुनवाई के लिए आ सकता है। तो ये जानकारी अगर हमारे श्रमिक वर्ग जो इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं वो जानना चाहें कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी कि मार्च की इस तारीख में क्या स्लैब है जिसके अनुसरण में उनको उनकी मजदूरी मिलना चाहिए, तो वो कहाँ से अपडेट ले सकते हैं? लेबर कमिश्नर ऑफिस से वो लिस्ट निकलती है हर 6 महीने में, वो लिस्ट वो बाहर टांग भी देते हैं। अच्छा, देख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं मानते तो सूचना के अधिकार के तहत ले सकते हो। हमारे यहाँ कोर्ट में भी लिस्ट आती थी एक वो, तो वहाँ से भी अगर कहेंगे तो वो दे सकते हैं, मिल सकती है जी, और उसके अनुसार वो क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, क्लेम। कई बार क्या होता है मैम कि जैसे जो जनरली ठेकेदार होते हैं या मजदूर होते हैं, तो उनको ऐसे कोई दस्तावेज़ के ऊपर नहीं उनको इंगेज किया जाता, सिर्फ बोलचाल में कहा जाता है कि ठीक है तुम वहाँ काम कर देना, हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे। तो ये किस तरह से होता है? नहीं, ये एम्प्लॉयर उस ठेकेदार को एंगेज करता है, उसमें वो सर्विस की सब कंडीशंस रहती हैं कि इतने मजदूर हमें चाहिए, जो टेक्निकल चाहिए, नॉन टेक्निकल चाहिए, पढ़े लिखे चाहिए, या बिल्कुल ही गिट्टी मिट्टी उठाने वाले चाहिए। और फिर जो ठेकेदार रहता है वो उन मजदूरों को जो मजदूरी तय रहती है उससे कम देता है, तो निश्चित ही मजदूर फिर उसके लिए कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र नहीं। लेकिन मजदूरों के पास ऐसा क्या दस्तावेज होना चाहिए जिससे कि ये साबित हो जाए कि वो उस ठेकेदार के मजदूर हैं? कई बार तो उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज भी नहीं होता, नहीं रहता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? एम्प्लॉयर की ड्यूटी है उनको उसको देना चाहिए, पर वो नहीं देते हैं। जी, तो मजदूर उस बात के लिए गुहार कर सकता है, मांग सकता है कि हमें ये बताया जाए कि हम किसके मजदूर हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो हमारे जो दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं और अगर वो कहीं पर इस तरह से कार्यरत हैं, अगर वो ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी काम अगर आप करते हैं, सफाई का काम भी अगर आप करते हैं, तो ठेकेदार को आप बाध्य कर सकते हैं कि वो आपको ऐसा कोई दस्तावेज ज़रूर उपलब्ध कराएं तारीख के साथ कि आपको उन्होंने इंगेज किया हुआ है, जिससे कि आप जो ALC कार्यालय के बाहर जो लिस्ट टांगते हैं उसके अनुसरण में और उसके अनुपालन में वो आपको उतना फीस दे सके जो आप डिज़र्व करते हैं या जो भी आपका हक है। इसी के साथ में कई ऐसे क्लेम्स भी होते हैं, तो मैम क्या ये उनको ये सारे बेनिफिट्स देने की बाध्यता होती है जो जनरली? हाँ जी, प्रोविडेंट फंड कटना चाहिए उनका, जो नहीं कटता है। वास्तव में एम्प्लॉयर को अपना पैसा के संग संग मजदूर का पैसा काट के प्रोविडेंट फंड में जमा करना चाहिए, वो नहीं करते हैं, तो उसके लिए पेनल्टी एम्प्लॉयर पे लगेगी कि तुमने क्यों नहीं जमा किया है। पर निश्चित ही आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि ऐसा एम्प्लॉयर करते नहीं है। 100 में से 25 एम्प्लॉयर तो करते होंगे, पर बाकी कोई एम्प्लॉयर नहीं करते। कभी कभी सर्वे के लिए भी लोगों को रखा जाता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1, 2, 3 महीने का है, आप कोई सर्वे कर दीजिए और फिर आपका काम खत्म। तो जितने पीरियड में रखा जाता है उतने पीरियड का उसको पेमेंट देना पड़ेगा, और उसमें 6 महीने से ज़्यादा है तो उसको पैसा भी कटेगा, प्रोविडेंट फंड में जमा होगा, फिर वो मिलेगा।
तभी वो 6 महीने से कम के लिए लोग उनको रखते हैं और हाँ फिर जी। उनका प्रोजेक्ट ये भी आप जानते होंगे कि संपन्न हो जाता है और फिर उसके बाद वो निकाल देते हैं। अगले ग्रुप को जो है ले लेते वो हैं। काम के लिए दे देते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आपको जिस भी तरह से इंगेज किया जाता है उस इंगेजमेंट डॉक्यूमेंट पर रेफरेंस नंबर होना चाहिए, उसमें तारीख होना चाहिए, उसमें आपका एंगेजमेंट का कोड भी होना चाहिए। और मजदूर का भी कोड रहता, नंबर रहता है हाँ, कि भाई हाँ। इतने मजदूर हैं, ये मजदूर नाम रहते हैं, पिताजी का नाम जरूरी है, पिताजी नहीं का तो फिर नाम। वो नाम Identification problem। आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब तो आधार कार्ड भी लेने लगे हैं कि आधार कार्ड रहे, तो उस हिसाब से वो सही आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर उसी कार्य के दौरान आपको किसी तरह की हानि पहुंचती है या आपको जो आप डिज़र्व करते हैं उतना पैसा नहीं मिलता है तो फिर उसी दस्तावेज़ के आधार पर आप क्लेम कर सकते हैं। जी, इसी के साथ मैम क्या कोई और एक्ट के बारे में भी आप जानकारी देना चाहेंगी जो हमारे भारतीय कानून में प्रावधान है श्रमिकों के लिए? हाँ जी, बताएं। महिला प्रसूति अधिनियम है जी जी। जिसमें महिलाएं जो श्रमिक रहती हैं, पढ़ी लिखी रहें तो अलग बात है, पर जो श्रमिक रहती हैं उनको वास्तव में पता ही नहीं रहता कि प्रेगनेंसी के दौरान उनको छुट्टी मिल सकती है या भारी काम ना करें या एम्प्लॉयर ऐसा काम ना दे कि खड़े रह के करना पड़े। तो ये सब रिस्ट्रिक्शन उसमें रहते हैं, पर एम्प्लॉयर नहीं करते हैं ऐसा। और साथ में ये भी रहता है कि महिला को आप 3 महीने के बाद एम्प्लॉयर को सूचित करना चाहिए कि भाई मुझे प्रेगनेंसी है तो आप इस तरह का हल्का काम दें मुझे। और प्रेगनेंसी हो जाने मतलब डिलीवरी हो जाने के बाद वो 3 महीने की छुट्टी उसको देंगे और उन 3 महीने की जो मिनिमम वेजेस उसको मिल रहा था वो वेजेस भी देंगे जी। तो पर वो करते नहीं हैं ऐसा। महिला को मेरे कोर्ट में ही सतना में हुआ था एक बार जी, बताएं। कि वो महिला को पता ही नहीं था कि मुझे ऐसा हो सकता है, पेमेंट मिल सकता है, और वो सूचना नहीं दे पाई थी एम्प्लॉयर को, मतलब जानकारी नहीं थी उसको। तो जब उसको डिलीवरी हुई तो तत्काल उसको तब उसने सूचना दे दी, पर वो एम्प्लॉयर ये कहते रहे कि नहीं आप नहीं उसमें वो हो सकती, पेमेंट नहीं मिलेगा आपको, छुट्टी हाँ नहीं दे सकती। फिर वो उसने एप्लीकेशन मेरे यहाँ दी तो मैंने इंस्पेक्टर को भी बुला के पूछा तो वास्तव में वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा छाप थी, तो उसको मानवीय आधारों पर फिर ये करके मैटर्निटी बेनिफिट जो होते हैं उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। इसी बीच में हमारे साथ सागर से एक हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ मैम नमस्कार, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। जी, स्वागत है आपका। मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि वो कोई मजदूर गांव से शहरों में जाते हैं काम के लिए या फिर किसी भी कंपनी में और उन्हें काम मिल भी जाता है और 4-6 महीने के बोल के कि हमें अब तक या फिर इतने दिनों तक कार्य करना है और फिर वो 15-20 दिन या 1 महीने कार्य करते और कंपनी निकाल देती है कि हमें अब जरूरत नहीं है इतनी मजदूरों की। तो ऐसी स्थिति में भी क्या कुछ वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें फिर भटकना पड़ता है कि कहीं दूसरी जगह काम मिल जाए, क्योंकि काम तो उन्हें मिल जाता है लेकिन कुछ दिनों के बाद ही निकाल दिया जाता है। तो ऐसे में कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी ज़रूर, बताएं आप क्या बताना वैसे चाहेंगे? तो एक्ट में 6 महीने लगातार काम करने का प्रावधान है, पर ये जो इस तरह के मजदूर रहते हैं वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर रहते हैं, मतलब 2-1 महीने काम किया, 3 महीने किया फिर निकाल दिया, तो उसके लिए 6 महीने से कम है तो फिर एम्प्लॉयर को अपन नहीं कह सकते हैं। पर वो अगर अभी जो नए एक्ट हमारी सरकार ने कोड बनाए हैं उसमें इनको शामिल किया गया है कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं वो भी उसमें शामिल रहेंगे, उनको भी इस तरह की दरखास्त देके लाभ मिल सकता है कि वो अपनी नौकरी के लिए कह सकते हैं एम्प्लॉयर से दोबारा। जी 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 जी। जो नए प्रावधान हैं जिसका एग्जीक्यूशन होना अभी शेष है, बाकी नोटिफिकेशन हो गया। हाँ, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और ये जो कंसर्न है आपका, क्योंकि सच में ये तकलीफदेह होता है कि आप एक जगह पर काम करें, अपना गांव छोड़ के आप आए हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन जो नया प्रावधान है जिसका एग्जीक्यूशन अब होने ही वाला है उस एग्जीक्यूशन में इसका भी लाभ मिलेगा। और जिस एम्प्लॉयर ने आपको थोड़े टाइम के लिए भी अगर हायर या एंगेज किया है उसी से आप दोबारा दरख्वास्त कर सकते हैं। और उसमें ऐसा भी कुछ प्रावधान होने की गुंजाइश है कि लगातार 6 महीने मिनिमम आपको उनको हायरिंग देनी ही होगी। तो वो एक सुविधाजनक बात होगी और इसमें किसी के भी पास ये टाइम रहेगा कि वो उस टाइम ड्यूरेशन में अपने लिए अगली तलाश कर ले कि वो अगला कहाँ काम करेंगे। इसी के साथ में मैम एक ऐसा भी उसमें प्रॉब्लम आता है जो हम इनके फ़ोन कॉल के जस्ट पहले जो हम मैटर्निटी बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, जैसे मान लीजिए कि ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन से गवर्न होते हैं, लेकिन उसमें अगर कुछ एडहॉक टीचर्स को रखा जाए या एडहॉक एम्प्लॉयज़ या एडहॉक क्लर्क को रखा जाए सिर्फ कुछ घंटों के काम के लिए,
तो अगर ऐसे में अगर वो मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम करते हैं तो उनकी गाइडलाइंस में तो ऐसा प्रावधान नहीं होता, लेकिन इसी के साथ साथ जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट्स हैं उसमें ये है कि अगर 10 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा इस सेटअप में हैं तो आपको ये क्लेम देना पड़ेगा। लेकिन जो इंगेजमेंट एजेंसी है उनकी गाइडलाइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो दोनों में से क्या एप्लीकेबल होगा? एक्चुअली में ये एंगेजमेंट एजेंसी इन लोग बनाते ही इसलिए हैं कि उनको कोई फ़ायदा ना मिल सके मज़दूरों को, पर ठेकेदार के जो मज़दूर हैं वो इनडायरेक्टली रहते मालिक के ही मज़दूर हैं, मतलब नियोक्ता के ही रहते हैं, क्योंकि वो ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे हैं। तो वो आफ्टर ऑल ठेकेदार नियोक्ता के ही मज़दूर कहलाएंगे और नियोक्ता को वही सब लाभ देने पड़ेंगे जो वो खुद का अगर मज़दूर रहता और काम करता तो देता। तो मैटरनिटी लीव में ऐसा करना चाहिए, करते भी हैं ऐसा। जी जी, करते भी हैं, लेकिन एक अनुभव मेरा पर्सनली भी रहा था। कोई थे जिन्होंने मुझसे इस रेफरेंस में जब पूछा तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है और इसमें फ़ंड रिलीज़ नहीं हो पा रहा है। तो क्या भारत सरकार की गाइडलाइंस उन पे ये मैंडेट है कि उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट देना ही होगा? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। महिलाओं को ये जानकारी होना चाहिए कि उन्हें किसी भी तरह के एंगेजमेंट में मैटरनिटी बेनिफिट ज़रूर देना ही होगा। इसी के साथ मैम, जो पोस्ट मैटरनिटी जो जिस भी तरह से फंड्स गवर्नमेंट से क्लेम किए जा सकते हैं स्कीम्स के ज़रिए, उसके लिए भी क्या कोर्ट से डायरेक्शन लिया जाता है या वो अपने आप ही रिलीज़ हो जाता है एंगेजमेंट में एम्प्लॉयज़ के थ्रू? ये स्टैंडिंग ऑर्डर रहते हैं हर एम्प्लॉयर के, जहाँ ये मज़दूर लोग काम करते हैं, तो वहाँ वो स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से अपने खुद के स्टैंडिंग ऑर्डर बनाते हैं, मतलब रूल्स बनाते हैं वो। जी जी, उनके हिसाब से वो काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयर करेगा काम। जी 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 जी। बिसाइड्स दिस, जो आपसे भारतीय कानून में अलग अलग प्रावधानों की बात चल रही थी, मैटरनिटी बेनिफिट के सिवा अगर आप और कोई जानकारी देना चाहें एक्ट्स के रेफरेंस में? एक एक्ट है ग्रेजुटी एक्ट। हाँ, यदि कोई व्यक्ति ने, मजदूर ने 5 साल तक लगातार एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया है और फिर वह रिटायर हो रहा है, उसका मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर हो रहा है या डेथ हो गई है, तो वह ग्रेजुटी एक्ट के तहत लाभ ले सकता है। उसमें ये ग्रेजुटी एक्ट में सरकार ने तय कर रखा है कि गणना किस हिसाब से की जाएगी। तो हर महीने की, मतलब 1 महीने जो तनख्वाह मिलती है उसमें से कुछ परसेंट एम्प्लॉयर देता है, मजदूर का कटता है, उतना ही परसेंट एम्प्लॉयर देगा और वो जमा होने के बाद विथ इंटरेस्ट वो ग्रेजुटी उसको लास्ट में मिलेगी। इसमें ट्रांसफ़र टर्मिनेशन का नहीं है, इसमें 5 साल लगातार सर्विस होना आवश्यक है, वो उसका रिटायरमेंट होना आवश्यक है और किसी कारण से अगर वो करता है तो ले सकता है। जी 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 जी। इसी बीच में कार्यक्रम में हम एक छोटा सा अंतराल ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश, कार्यक्रम है कानूनी सलाह। इस गीत के माध्यम से मैं लोगों में जागरूकता लाना चाहता हूं और निवेदन कर रहा हूं, आप इस गीत को सुने, अमल में लाए और वोट डालने जरूर जाएं। हर वोट कीमती है, हर वोट कीमती है, ये जान लीजिए। हर वोट कीमती है, ये जान लीजिए। चुनाव आ गया है, मतदान कीजिए। चुनाव आ गया है, मतदान कीजिए। हर वोट कीमती है, ये जान लीजिए। चुनाव आ गया है, मतदान कीजिए। चुनाव आ गया है, मतदान कीजिए। उत्सव है महादान का, उत्सव है महादान
जान का ये दान कीजिए, चुनाव आ गया है मतदान कीजिए, चुनाव आ गया है मतदान कीजिए। सरकार बनाने में हाथ हमारा है, सरकार बनाने में हाथ हमारा है, भारत के नागरिक है कर्तव्य हमारा है, भारत के नागरिक है कर्तव्य हमारा है। हकदार हैं हम इसके, हकदार हैं हम इसके, ये ध्यान दीजिए, हकदार हैं हम इसके, ये ध्यान दीजिए, चुनाव आ गया है मतदान कीजिए, चुनाव आ गया है मतदान कीजिए, हर वोट कीमती है ये जान लीजिए, चुनाव आ गया है मतदान कीजिए। कई पार्टियां आकर हमको लुभा रही, कई पार्टियां आकर हमको लुभा रही, सपनों के ऊपर सपने हमको दिखा रही, सपनों के ऊपर सपने हमको दिखा रही, जो मन को भाए उसका, जो मन को भाए उसका ऐलान कीजिए, जो मन को भाए उसका ऐलान कीजिए, चुनाव आ गया है मतदान कीजिए, चुनाव आ गया है मतदान कीजिए, हर वोट कीमती है जान लीजिए, चुनाव आ गया है मतदान कीजिए। सागर में छिपा मोती खोजना हमें, सागर में छिपा मोती खोजना हमें, जनहित के लायक कौन है सोचना हमें, जनहित के लायक कौन है सोचना हमें, जगदीश ललितपुरी कहें ठान लीजिए, जगदीश ललितपुरी कहें ठान लीजिए, चुनाव आ गया है मतदान कीजिए, चुनाव आ गया है मतदान कीजिए, हर वोट कीमती है ये जान लीजिए, चुनाव आ गया है मतदान कीजिए, चुनाव आ गया है मतदान कीजिए। पुनः स्वागत है आपका। कार्यक्रम है कानूनी सलाह। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रम कानून के बारे में और आज हमारी विषय विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड लेबर जज श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अंतराल से पहले हम जो चर्चा कर रहे थे उसको जारी रखते हैं और आपसे हम ये जानना चाहेंगे मैम कि कई बार क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है उसने ऐसे कुछ कॉलेज गोइंग बच्चों को या ऐसे यूथ्स को हायर कर रखा है कि आप ये टारगेट पूरा करिए तब हम आपको इतने पैसे दे देंगे। अब वो प्रमोशन किताबों का हो सकता है, किसी ऐसी चीज़ का हो सकता है जिसमें उनको सर्वे जैसा कुछ करना हो या कुछ प्रमोट करके कुछ गिफ्ट्स लेने देने का या कोई आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करना हो, तो उनसे वो कुछ दिन काम कराते हैं और अगर उनका टारगेट पूरा नहीं होता तो वो उनकी सैलरी रोक लेते हैं। तो ऐसे में आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि इस तरह के एंगेजमेंट में किस तरह के एहतियात बरतना चाहिए? इस तरह के जो एंगेजमेंट होते हैं उसमें सबसे पहला और मुख्य एहतियात यही है कि उसको लिखित में होना चाहिए उस एंगेजमेंट को, और वो जो नियोक्ता दे रहा है वो और जो काम कर रहा है वो दोनों को मंजूर हो वो बात, तभी वो व्यक्ति काम करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो तो मनचाहे तरीके से उनसे 2 महीने काम कराया, 4 महीने काम कराया, वो कोई बहाना करके निकाल देते हैं। इवन देन तनख्वाह भी नहीं देते, तनख्वाह भी नहीं देते, तो वो बेचारे परेशान होते हैं। अगर वो रिटर्न में होगा तो फिर निश्चित ही उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है नियोक्ता के खिलाफ कि भाई 2 महीने की तनख्वाह जो है वो तो दे। ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में वो आ सकते हैं, वो कार्रवाई कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक जनरल रूल जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा है वो ये है कि ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस अगर है
किसी ने ऑफ़र किया और आपने उसे एक्सेप्ट किया, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू एग्रीमेंट। तो ये जो अग्रीमेंट है, इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के विरुद्ध है, जैसे कि कोई ऐसा टारगेट है जो नेचुरली कंप्लीट हो ही नहीं सकता, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कह दिया कि आपको ये 1 लाख घरों में जाकर आपको सर्वे करना है इतने टाइम में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ें डॉक्यूमेंट ही नहीं होंगी। ये तो सबसे पहला थ्रेशोल्ड है कि आपको ये बचाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई इस तरह से आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो वो चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो अननेचुरल है और ये ऑफर अनरियलिस्टिक है। हाँ, अनरियलिस्टिक है और इनको मानना ही नहीं चाहिए ऐसा ऑफर कि जो खुद मतलब पूर्ति नहीं कर सके उसकी, क्योंकि 1 लाख घरों में जाकर सर्वे करना बहुत दिक्कत वाली बात है। बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, और एक सर्टेन टाइम लिमिट के साथ ऐसे अगर किया जा रहा है तो ये वेग है। हाँ, पर मैडम आजकल नौकरी की इतनी समस्या है, वो बच्चे बेचारे पढ़ लिख भी लेते हैं, हाँ। फिर उनको काम अगर मिल रहा है 4,000 का मिल रहा है, 8,000 का मिल रहा है, तो सोचते हैं पॉकेट मनी बन जाएगी, वो तो काम में आ जाएगा, तो वो बेचारे तैयार भी हो जाते हैं और फिर इस तरह परेशान होते हैं पेमेंट के लिए। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं है, और एक डॉक्यूमेंट को चेक करने का तरीका सबसे पहला तो ये है कि उस पर डेट होना चाहिए, रेफरेंस नंबर होना चाहिए, अथॉरिटी लेटर होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी कोई व्यक्ति आपको अपॉइंट या इंगेज कर रहा है उसके सील, उसके सिग्नेचर एंड सील होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आजकल उसका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपका आधार कार्ड सिर्फ प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, ये आपके पास उसका होना चाहिए जो आपको इंगेज कर रहा है, क्योंकि कभी कभी वो लोग भाग भी जाते हैं, संस्थान बंद करके भाग जाते हैं, तो वो आधार कार्ड के जरिए उनको पकड़ भी सकते हैं कि भाई कहाँ पे है। जी, क्योंकि इन लोगों के हेड ऑफिसेज जो हैं वो कई बार स्टेट्स की राजधानियों में होते हैं, और अभी हमारा कार्यक्रम जो है वो ग्रामीण अंचलों में भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। तो आप ये इस बात का ध्यान रखिए कि जो ऑथराइज्ड है, जो ऑथेंटिक है, सिर्फ उन्हीं के साथ जुड़ के अगर आप काम करेंगे तो इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे। और अगर गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ हो जाता है जिससे आपके अंग भंग हो जाता है, कोई हानि हो जाती है, अगर काम के दौरान आपको कोई क्षति हो जाती है, तभी आप उसे क्लेम कर पाएंगे जब ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होंगी। आप वहाँ पे फिर लोकल जो है लेबर कमिश्नर के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो मैटर एस्केलेट होके लेबर कोर्ट तक आ जाएगा। अच्छा मैम, लेबर कोर्ट और जो जनरल हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट देखते हैं, इन दोनों के प्रोसेस में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है? सिमिलैरिटी तो मैडम ये सीपीसी के सारे के प्रोविज़न लागू होते हैं, एविडेंस एक्ट लागू होता है, पर लेबर कोर्ट में ये लिबरल रहता है, मतलब जैसे आपके सिविल कोर्ट में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं। मैम आपसे इजाज़त चाहूँगी, एक हरबी राम राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनका फ़ोन कॉल ले लें फिर कंटिन्यू करेंगे। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मेरे 2 साल से पैर डैमेज है, काम करते थे किसी के 2 साल हो गए पैर नीचे से काम। हाँ मैडम जी, मेरे क्या अभी मैं टीवी देख रहा हूँ, काम कर रहा, मैं बेड पे पड़ा हूँ, नीचे वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा है 2 साल से। आपको ये चोट काम के दौरान लगी थी? हाँ, काम के क्या अंदर कण खोदाई चल रही थी, पूरा नीचे कोई मिट्टी मलबा गिर गया था जी, माइनिंग में। तो ये काम के दौरान चोट लगी है, मुकदमे लेबर कोर्ट में किया हुआ है, फिर सामने पार्टी पे अभी तक 2 साल से कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे आप एग्जैक्टली कौन सा कार्य कर रहे थे जब ये आपको चोट पहुंची? मैं मजदूरी कर रहा था, खोदाई चल रही थी, अंदर खोदाई होती है ना, वहाँ खोदाई के दौरान खुदाई कर रहे थे। जी, आप इनसे क्या कहना चाहेंगे? में एप्लीकेशन दे रखी है, मजदूरी का काम खोदाई जो कर रहे हैं, खोदाई के जैसे अंदर हमारे यहाँ खोदाई होती है ना, अंडरग्राउंड बोलते हैं, बेसमेंट में इनके यहाँ खुदाई हो रही थी, तब ये इनको क्षति पहुंची है। नहीं तो आपने लेबर कोर्ट में एप्लीकेशन दे रखी है? जी, 2 साल से पेंडिंग चल रहा है इनका मैटर। तो नियोक्ता का क्या कहना है, क्या आपको मजदूर नहीं मान रहे हैं? नीचे वाला हिस्सा 2 साल का डैमेज है, 4 पाई से उठ भी नहीं सकता। मेरा आपसे ये निवेदन था, ये बताएं कि आपका मैटर जो 2 साल से पेंडिंग है वो किस स्टेज पर है, और आपको एक्चुअली क्या साबित करने में चैलेंज आ रहा है, आप वो हमसे साझा करें तो हम आपको बता सकेंगे। क्या आपके जो नियोक्ता हैं वो किस बात पर आपसे नहीं मान रहे?
आपने जिनके मैडम जी मैं तो क्या है कि मेरे जी बोले, हाँ पूछे। मैं ये है कि मेरी 2 बच्चे हैं, वो तो कौन अच्छा ये बताएं, आपका जो प्रकरण अभी सब जुडिस है, आपका प्रकरण जो विचाराधीन है अभी, वो प्रकरण में आपने जो क्लेम मांगा था, तो उस पे सामने वाले पक्षकार का क्या कहना है, जिनसे आप क्लेम करना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, पक्षकार क्या, उसने मदद करने से इनकार कर दिया। उसने क्या बीकानेर से मुकदमा उठा, वो अपना मुकदमा ले गया ऊपर जोधपुर, वहाँ यहाँ से बहुत दूर ले गया। मैं तो 4 पैसे उठ नहीं सकता, मैं कैसे भागूंगा वहाँ उठ के? ज्यूरिसडिक्शन चेंज कर दिया उन्होंने। ये क्षेत्राधिकार उसके कहने से नहीं चेंज होगा, ये आपके कहने से होगा यदि आप चाहेंगे तो ये गलत किया है उन्होंने। मैडम जी उठ भी नहीं सकता, मेरे को तो चार बंदे उठा के है तो सब नीचे। हाँ तो ये गलत किया है उन्होंने। अगर कोर्ट में ये बात हुई है, उसका मुकदमा शिफ्ट हो गया, तो आप उस कोर्ट के ऊपर वाले कोर्ट में, इंडस्ट्रियल कोर्ट में भी कह सकते हैं, हाई कोर्ट में भी अलग से एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि भाई हमारा मुकदमा जहाँ हम बीमार हैं, रह रहे हैं, वहीं पे चलाया जाए। देखिए क्या है कि आपका ये जो प्रकरण है, ये लेबर कमिश्नर के पास चला था कभी? हमने तो यहाँ मुकदमा किया, अब मैं तो क्या मैडम जी। नहीं, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर ये प्रकरण आपका लेबर कमिश्नर के पास चला था और फिर उसके बाद ये लेबर कोर्ट में आके विचाराधीन पड़ा हुआ है, और जिससे आपने क्लेम मांगा था, अगर उन्होंने इस प्रकरण को कहीं पर ट्रांसफ़र करवा लिया है, तो आप हाई कोर्ट जाकर, क्योंकि उसके बाद अपीलांट कोर्ट हाई कोर्ट होगा, आप हाई कोर्ट में लीगल एड के माध्यम से मुफ्त में जुडिशल अथॉरिटीज़ की तरफ से आप इस केस को वहीं ट्रांसफ़र करवा सकते हैं जहां पर आप अभी मेडिकली अनफिट हैं, आप नहीं इधर उधर शिफ्ट हो सकते। आपको ये हमें क्लियर बताना होगा कि विचाराधीन किस स्तर पर है। अगर ये लेबर कमिश्नर की तरफ से ट्रांसफ़र हुआ है तो आप लेबर कोर्ट में ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाएंगे। अगर ये लेबर कोर्ट में विचाराधीन है तो फिर आपको हाई कोर्ट जाना होगा, और तीनों जगह पे ही आप लीगल एड से मुफ्त में विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। क्षतिपूर्ति के मैडम 2-3 प्रावधान हैं, आप उन्हें अगर चाहें तो स्लैब के हिसाब से या फिर लेबर कोर्ट में जो प्रावधान है उनके हिसाब से भी आप इन्हें बता सकते हैं। देखिए, आपने जो मुकदमा लगाया था जो ट्रांसफ़र हो गया है, उसके लिए जैसा कि मैडम ने भी बताया कि उसके लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे तो ऐसे मुकदमों के लिए बड़ी जल्दी सुनवाई करते हैं, बहुत जल्दी सुनवाई होगी, आपका मुकदमा तत्काल ट्रांसफ़र हो जाएगा। तत्काल ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप जहाँ भी हैं। और आप ये चिंता ना करें कि सामने वाला के कारण पेंडिंग हो रहा है, वास्तव में ये ट्रांसफ़र होने के कारण पेंडिंग हो रहा है। आप एप्लीकेशन लगवाइए किसी से हाई कोर्ट में, आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, लीगल एड के तहत कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल। और आप जहाँ रह रहे हैं वहीं पे ये कार्रवाई सब संपन्न हो जाएगी। इसमें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में तो मैडम ये तक प्रावधान है कि कमीशन के आधार पर बयान ले सकते हैं, इनको कोर्ट भी नहीं आना पड़ेगा। बिल्कुल, आप जहाँ हैं वहीं पर आकर बयान हो जाएंगे, और लीगल एड के माध्यम से आपको सिर्फ और सिर्फ वर्बल बोल के बताना होगा कि आपकी एक्चुअली में समस्या क्या है और आपका कौन से नंबर का प्रकरण किस तारीख को आखिरी सुनवाई पे किस स्टेज पर विचाराधीन है, तो सिर्फ इतना बताना होगा। एप्लीकेशन लगवा के वो लोग भी सुनवाई कर लेंगे। पैरालीगल वॉलंटियर्स आप तक आ जाएंगे और आपको मुफ्त में ये विधिक सहायता मिलेगी, और बहुत ही जल्द आपको क्षतिपूर्ति भी मिलने का प्रावधान है। अभी लीगल एड ऑफिस में ही आप फ़ोन करके भी बात करेंगे तो भी वो सुनवाई करेंगे। बिल्कुल करेंगे, और एप्लीकेशन भी बनवा देंगे आपकी, आप दे सकते हैं। जी, एक लेटर आप वहाँ भेज सकते हैं। आजकल तो लीगल एड में वो लोग ईमेल्स भी एक्सेप्ट करते हैं, ऑनलाइन भी लेते हैं, और अगर आप चाहें तो आप पोस्ट कार्ड पर भी, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के विधिक सेवा प्राधिकरण में एक पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं, तो पैरालीगल वॉलंटियर आप तक आ जाएंगे और आपके इस प्रकरण के लिए हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने पैरालीगल वॉलंटियर बनाए ही इसीलिए बनाए हैं, क्योंकि आप जैसे लोग अगर परेशान रहेंगे तो फिर कैसे आगे जीवन सुरक्षित रहेगा। जी, हम आशा करते हैं कि आप इस जानकारी का लाभ ज़रूर लेंगे। मैम, हम आपसे जो जानना चाह रहे थे, जो अलग अलग प्रावधान हैं जिसमें से आप हमको बता रहे थे कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट है और जो लेबर कोर्ट है, इसके प्रोसेस में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं।
तो आपने बताया था कि एविडेंस एक्ट और सीपीसी तो सिमिलर है, लेकिन इसके थोड़ा सा लिबरल है लेबर कोड में। बताएं कैसे? जैसे कि एग्जिबिट डॉक्यूमेंट है, तो सिविल कोर्ट में एग्जिबिट डॉक्यूमेंट ओरिजिनल पेश होते हैं, यहाँ भी ओरिजिनल दिखा के उनकी फोटोकॉपी एग्जिबिट करके फिर वापस भी दे देते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट रख भी लेती है। जी जी। और सीपीसी के प्रावधान जैसे किसी कंपनसेशन हो गया है, जुर्माना भी हो गया है उसमें, पर वो मिल नहीं रहा है उसको, तो जैसा सिविल कोर्ट में प्रोसीजर है कि भाई वो उसे वसूली कार्रवाई कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन, हाँ एग्जीक्यूशन कार्रवाई कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन की कार्रवाई करने के लिए कोर्ट स्वतंत्र है, वो कर सकती है। जी जी जी। और यहाँ के बाद भी जो प्रकरण है, अगर कोई भी पक्षकार किसी तरह से संतुष्ट नहीं है तो फिर वो हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से डायरेक्शन लाएंगे, हाँ एप्लीकेशन देंगे। और होता भी है जी। पर कम लोग जा पाते हैं हाई कोर्ट, क्योंकि बहुत सारी बातें रहती है, कुछ फीस का रहता है, कुछ टाइम का रहता है, कुछ और कारण रहते हैं, पर जाएंगे तो काम तो बनता है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तभी तो अपन को सफलता मिलेगी, जब तक जाएंगे नहीं तब तक सफलता मिलने का सवाल ही नहीं। बेशक बेशक। और हम यही आशा करते हैं कि विशेष रूप से इस बातचीत के बाद जो अभी हमारे दर्शक के साथ आपने सुनी, हाई कोर्ट भी लेबर्स को जाने के लिए रास्ता खुला है। आप ये ना सोचें कि हाई कोर्ट की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, कैसे होगा, कौन करेगा, इतना फ़ी पे नहीं कर पाएंगे या कितना टाइम लग जाएगा। हाई कोर्ट में तो हम किसी को जानते नहीं हैं, वहाँ की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। इन्हीं सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए पैरालीगल वॉलंटियर्स और लीगल एड के जो अधिवक्ता हैं वो आपके लिए मौजूद हैं। आपको वो डिफेंड करने के लिए भी मौजूद है, ना सिर्फ जो क्लेम कर रहे हैं, जो याचिका करता है, बल्कि एज डिफेंस काउंसिल भी हर स्तर पे अब वो मौजूद हैं। ये प्रावधान पिछले 2 साल से हुआ है। अगर आप पे किसी ने क्लेम भी किया है और आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही हैं, आपको कोई डिफेंड करे, तो डिफेंस काउंसिल भी आपके लिए मौजूद है। तो आप इसका बिल्कुल लाभ लें और हाई कोर्ट जाने से भी ना चूकें। इनफैक्ट इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैम, इसके साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मकान निर्माण मरम्मत में काम करने वाले लोग होते हैं, वो कौन से अधिनियम के तहत अपने अधिकारों को क्लेम कर सकते हैं? ये भवन सन्निर्माण अधिनियम जो कि अभी नए कोड बने हैं उसमें भी शामिल है जी। तो जो मजदूर रहते हैं वे आ सकते हैं, मिस्त्री आ सकते हैं, और मिस्त्री की स्त्री भी आ सकती है जो काम करते हैं वहाँ पे। जी जी जी। और ये सब लोग ये लेबर कोर्ट में आ सकते हैं, कोड जो अभी लागू होंगे उसमें भी है। और वैसे पहले भी जो एम्प्लॉयर है, औद्योगिक संबंध अधिनियम तो अलग बात है, पर मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, उनको मजदूरी नहीं मिली। सबसे बड़ा कारण रहता है लेबर और नियोक्ता का विवाद, यही रहता है कि वो काम करवाते हैं और पैसा नहीं देते। हाँ, मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ा कारण रहता है। डेफिनेटली यही रहता तो वो उन अपने मुकदमे को उन अधिनियम के अंतर्गत किसी वकील साहब के जरिए करेंगे तो बहुत अच्छे से करके कार्रवाई कर सकते हैं। जी। और जैसे किसी के घर में बहुत छोटा सा काम है, शायद 1 या 2 दिन का काम मान लीजिए किसी मिस्त्री का, और इसमें तो ना कोई पेपर वर्क करने की आवश्यकता होती है, बल्कि कई बार वो ऐसे रेट्स बता देते हैं काम करने के टाइम पर कि इस वक्त मैं आपसे लेबर कोर्ट, क्योंकि हम लेबर कोर्ट की या लेबरों के हितों की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही मैं उस विषय पे भी आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि अगर किसी लेबर ने कह दिया कि वो इतने 100 रुपये ये 2 दिन के लेगा या इतने 1000 रुपये 2 या 3 दिन के काम के लेंगे, लेकिन बाद में वो कह देते हैं ये कम पड़ गया है, ये कलेक्टर रेट के हिसाब से नहीं है, तो ऐसे में लोगों के पास डिफेंस क्या है, लेबरों से बचने के लिए या फिर उनके क्लेम से बचने के लिए? क्योंकि वो तो जा सकते हैं कमिश्नर के पास, नियोक्ता भी जा सकता है कि भाई हमने तय इसको इतने रुपए में किया था, ये मांग इतने रहा है और हमारा काम पूरा करके नहीं दे रहा है, तो इसको ये तो हिदायत दें कि ये काम पूरा करे। एक एप्लीकेशन एम्प्लॉयर भी दे सकता है कि भाई, और फिर वो लेबर को बुला के डपट सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई इतना काम तो तुम्हें करके देना पड़ेगा तभी तुम्हारे पैसे तुम्हें मिलेंगे। और होता भी है कभी ऐसा कि नियोक्ता जाते हैं और ये कार्रवाई। तो इसमें पुलिस वगैरह को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है? तो मेरे ख्याल से नहीं लगता है। और पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी बेचारा मजदूर है। सही बात। और एम्प्लॉयर को भी कोई यही काम नहीं है कि पुलिस में कार्रवाई। यही छोटी छोटी बातें हैं जिसकी जागरूकता हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से फैले, कि ये कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं जिसमें जनरल ज़बान पे रहता है कि हम तुम्हारी शिकायत लगा देंगे। शिकायत के बदले अगर आप पहले तो उन्हीं के साथ आप बातचीत करके देखें तो बातचीत से हल
निकल जाएगा। लेकिन अगर नहीं निकलती है, आपकी बातचीत से हल नहीं निकलता है, तो फिर लेबर कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन वही बात है, आपको फिर सबूत रखना होगा। बिल्कुल रखना होगा। जैसे कोई गवाह हो साथ में कि भाई मेरे सामने ये बात हुई थी और फिर ये बात कर रहा है, तो वो गवाह ही अपनी गवाही दे सकता है, एप्लीकेशन के संग दस्तखत कर सकता है उस पर कि भाई ये कारण था, हाँ वास्तव में ये ऐसा हुआ था। अच्छा, कुछ लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए कुछ लाख काम का XYZ अमाउंट है जो लाखों में है और उसका एग्रीमेंट वो कर रहे हैं, तो क्या उसकी स्टाम्प पर ऐसे कुछ निर्धारित है कि इतने स्टाम्प पर ही ये करेंगे तो ही? 100 रुपये के स्टाम्प पे निर्धारित था, अब 1000 रुपये के स्टाम्प पे हो गया है। और अगर वो एग्रीमेंट स्टाम्प पे लिखा हुआ है, दोनों के दस्तखत हैं सहमति के और गवाहों के भी हस्ताक्षर हैं, तो वो बिल्कुल लीगल एग्रीमेंट है। और फिर उसका अगेंस्ट कुछ होता है तो फिर कार्रवाई कर सकते हैं, दोनों जन कर सकते हैं, क्योंकि कॉपी एक एक दोनों के पास रहती है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इतने बड़े स्टाम्प के मतलब इतना बड़ा रेवेन्यू पे नहीं किया गया है, ये स्टाम्प का अमाउंट नहीं है, तो क्या वो एलिजिबल नहीं है कोर्ट में केस दायर करने के लिए? योग्य नहीं कर तो सकता है, वो कोर्ट सुनवाई भी करेगी, पर अगर स्टाम्प पे रहेगा तो अलग बात रहती है, और नहीं रहेगा तो भी वो बता सकता है मजदूर कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे इसलिए मैं नहीं दे पाया, 50 जो भी रुपए तय हुए हैं वो नहीं कर पाया, स्टाम्प के नहीं दे पाया। तो कोर्ट ये जो लिबरल अब CPC और CRPC का एविडेंस एक्ट होता है, वो ये लिबरल रहता है कोर्ट कि भाई ठीक है चलो नहीं कर पाया तो इस पे सुनवाई तो हो जाएगी। जी जी जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सभी लेबर्स के लिए भी और सभी के लिए कि लिबर्टी लेबर कोड में आपको मिलती है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जीवन में इस तरह के कई अवसर आते हैं जब इंसान ऐसी लिबर्टीज़ एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि 1000 रुपये खर्च करने के बदले लोग सोचते हैं कि उसके बदले काम हो जाए या किसी के काम ही आ जाए। इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे मैम कि जैसे हम अगर ये जानना चाहें कि सरकारी योजनाएं जो कि लेबर कोर्ट के थ्रू लाभ लेने के लिए होती हैं, तो उसमें भी लेबर कोर्ट किस तरह से लेबर्स को सपोर्ट करते हैं, अगर ऐसी कोई स्कीम आप बताना चाहें? सबसे पहली स्कीम तो महिला प्रसूति से संबंधित है, जो मैंने अभी बताया था जी। और वास्तव में महिलाओं को ये सब लाभ मिलना चाहिए। इवन देन उनका मिसकैरेज भी हुआ है तो भी मिलना चाहिए, मिसकैरेज होने पर भी उन्हें ये लाभ चाहिए, छुट्टी मिलना चाहिए, पेमेंट मिलना चाहिए। और यदि महिला की डेथ हो गई है बच्चे के समय, तो उसके जो वारिस हैं वो क्लेम कर सकते हैं और उनको वो पैसा मिल सकता है। छुट्टी तो नहीं मिलेगी, पर हाँ पैसा उसका अगर है कुछ इलाज में खर्च हुआ है या और किसी दीगर काम में खर्च हुआ है, जैसे उसका ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, डॉक्टर की फीस है या जो भी है, तो वो ले सकती है। इसमें ये ज़रूरी है। इसी के संग कन्या विवाह सहायता योजना, ये लेबर कोर्ट में नहीं आता है, पर सरकार ने एक योजना बना रखी जिसमें गरीब कन्याओं को विवाह के लिए सहायता दी जाती है। महिला कल्याणी योजना वो भी इसी से संबंधित है। महिला सशक्तिकरण जिसकी आज हम और आप सब बहुत चर्चा करते हैं, और महिला सशक्तिकरण का ये मतलब नहीं है कि महिला को तलवार दे दी कि तुम चलाओ जो तुम्हें परेशान करे। वास्तव में महिला सशक्तिकरण का मतलब ये है कि उन महिलाओं को इस बात के लिए तैयार करना कि वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकें। बिल्कुल, उनको अवेयर करना इस बात के लिए कि भाई ये बात ऐसी होना चाहिए, और अगर तुमने नहीं की है तो इस बात का उल्लंघन है और आगे से इस तरह का काम वो ना करें। बिल्कुल। ये बताएं कि जैसे अगर हम जब ये महिलाएं इस तरह से क्लेम करती हैं, या हम वर्क प्लेस की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रम का मतलब ही ये है कि वर्क प्लेस से रिलेटेड बात है, तो क्या पॉश एक्ट इन पे भी लागू होता है मजदूरों पे? बिल्कुल होता है। संक्षेप में बताएं हमें, क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि कई बार मजदूरों के साथ भी वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट होता है, तो उसमें आप महिला मजदूरों से क्या कहना चाहेंगी? मैं तो पॉश एक्ट में महिला मजदूरों से ये कहना चाहूँगी कि जरा सी भी अगर उन्हें अपने प्रति सामने वाले पुरुष को कोई गलत नियत या नज़र लगती है तो वो इसमें एप्लीकेशन दे सकती हैं। उसके लिए 2 कमेटी बनाई हैं, एक तो आंतरिक कमेटी है और एक सरकार बाहरी कमेटी है, ICC कमेटी, एक इंटरनल कमेटी है, एक एक्सटर्नल कमेटी। तो कई बार इंटरनल कमेटीज एग्जिस्टेंस में ही नहीं होती, तो फिर नहीं वो जरूरी है
हाँ, हर वो संस्थान सब जगह में नहीं होती। इंटरनल कमेटी जरूरी है। हाँ। वो नहीं होती तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ऐसे संस्थान रहते हैं और उनको इमीडिएट बनानी ही पड़ेगी। वो जिसमें महिला चेयरमैन होती है, महिला ही सदस्य होते हैं और 2 पुरुष सदस्य भी रहते हैं, पर अगर 4 जन हैं तो 2 महिलाएं रहेंगी। ये श्रमिक वर्ग के हर कैटेगरी के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, हर कैटेगरी से मतलब है कि संस्थान में एक कमेटी रहेगी। और अगर वो संस्थान ना हो के सिर्फ ठेकेदार लेवल के लोग हैं जो कि घर बनाने का या मिस्त्री या लेबर का काम करते हैं, पर ठेकेदार भी उसी का नियोक्ता का ही मजदूर, मतलब ए पर्सन अगर नियोक्ता है तो उसका ठेकेदार है, वो ठेकेदार के ही मजदूर है। बिल्कुल। तो वो डायरेक्टली ना आके इनडायरेक्टली वो नियोक्ता के ही मजदूर कहलाएंगे। ये जानना अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारी महिला श्रमिक इस वक्त कार्यक्रम देख रही हैं, अगर आपको आपके वर्क प्लेस पर, आपके कार्य क्षेत्र में ऐसा लगता है कि किसी पुरुष की या किसी महिला की भी आपके लिए नज़र ठीक नहीं है या कंडक्ट ठीक नहीं है, तो स्पेशली पुरुष है, पुरुष, हाँ। जी, तो आप इसमें पॉश एक्ट के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं और रिलीफ चाह सकते हैं। मैसेज के रूप में आप क्या कहना चाहेंगी मैम आज के विषय से संबंधित? मैं समस्त श्रमिक बंधुओं से ये बात कहना चाहती हूँ कि वे वास्तव में इस राष्ट्र के निर्माणकर्ता कहलाते हैं, क्योंकि उनके काम करने के बाद ही हमें कुछ लाभ, कुछ क्या बहुत सारे लाभ, जैसे खेती में मजदूर लगता है, मकान निर्माण में मजदूर लगता है, कपड़े सिलने में मजदूर लगता है। तो वे लोग सब अपने दायित्व को तो पहचानते हैं, वो करते भी हैं, अपने अधिकारों को भी पहचानें, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे उन्हें पता भी पड़े होंगे, और पहचान के उनके खिलाफ यदि कोई उल्लंघन होता है तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। लाभ लें, कार्यवाही करें, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रावधान है, सुरक्षित रहेगा। बेशक स्वास्थ्य के उससे भी अगर आप देखें तो अगर ये सब होती है इरेगुलरिटी तो वो निश्चित ही इसमें आ सकते हैं, वो कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे सभी श्रमिक बंधुओं को आपने जागरूक किया। हम आशा करते हैं कि आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले मंगलवार ज़रूर देखिए कानूनी सलाह। हम हाजिर होंगे आपके लिए एक नई प्रस्तुति लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मेघा तिवारी को हमारी पूरी टीम की ओर से। नमस्कार।